तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साजिन वारिस पर। तो आज हम बात करेंगे आरएमपी डॉक्टर्स को कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन उनकी क्लिनिक पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक आरएमपी डॉक्टर हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि पेन किलर कौन कौन सी यूज़ होनी चाहिए, एब्डोमेन पेन किलर कौन सी यूज़ होनी चाहिए, एंटीबायोटिक वगैरह, एसिडिटी की टैबलेट्स, इंजेक्शन वगैरह और हाइपरटेंशन की टैबलेट्स, कफ कोल्ड टैबलेट्स और ग्लूकोज की टैबलेट कौन कौन सी इसमें यूज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी आरएमपी को यूज़ करनी चाहिए अपनी क्लिनिक में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेन किलर कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए। हमें पेन किलर टैबलेट में टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg आती है, टैबलेट 500 mg आती है टैबलेट, हमें वो यूज़ करनी चाहिए अपनी क्लिनिक में। और उसके बाद आती है नाइसिप प्लस टैबलेट, नेमोस्लाइड विद पीसीएम पैरासीटामोल आती है टैबलेट, हमें वो भी यूज़ करनी चाहिए अपनी क्लिनिक में। फिर उसके बाद आती है सिक्लोफेनिक्स रेशोपेप्टाइड्स एसपी टैबलेट आती है, वो भी हमें यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आती है एक टैबलेट और सिक्लोफेनिक एमआर टैबलेट, हमें वो भी अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए। और इसके बाद आती है डिक्लोफेनिक प्लस टैबलेट, हमें वो भी अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए। और उसके बाद आती है डिक्लोफेनिक एमआर, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए। ये अच्छी पेन किलर हैं, आपको अपनी क्लिनिक में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अगर आप आरएमपी डॉक्टर हो तो इसके बाद आता है हमें एंटीबायोटिक कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मॉक्सीसीवी कैप्सूल आते हैं, टैबलेट आती है 500 mg, कैप्सूल आते हैं 250 mg कैप्सूल आते हैं, और 500 mg और 650 mg टैबलेट आती है एक मॉक्सीसीवी, हमें वो यूज़ करनी चाहिए अपनी क्लिनिक में। उसके बाद आती है ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट 200 mg, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए, वो भी अच्छी टैबलेट है। और उसके बाद आती है सिफ्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट 250 mg 500 mg, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आती है लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट 500 mg, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आती है लिंजोलिड टैबलेट, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए। लिंजोलिड 600 mg की टैबलेट आती है, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में यूज़ करनी चाहिए। इस टैबलेट के फ़ायदे बहुत हैं, या अगर आपके कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, पस वगैरह डल गई है, तो ये इन्फेक्शन को ठीक करेगा उसमें। इसके बाद आती है स्विक्सिम 200 mg टैबलेट आती है, इसमें 100 mg भी आती है टैबलेट, जो बच्चों के लिए यूज़ होती है। तो ये भी अच्छी टैबलेट एंटीबायोटिक है, हमें ये भी यूज़ करना चाहिए अपनी क्लिनिक में। उसके बाद आता है नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट 400 mg, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छा टैबलेट है डायरिया के लिए, पेट की इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा टैबलेट है, ये भी हमें यूज़ करना चाहिए अपनी क्लिनिक में। उसके बाद इंजेक्शन आते हैं, हमें अपनी क्लिनिक में कौन कौन से इंजेक्शन रखने चाहिए जो हमें ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आ सकें। तो इन इंजेक्शनों के आपको 5-5 एम्प्यूल तो ज़रूर रखने हैं अपनी क्लिनिक में अगर आप आरएमपी डॉक्टर हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, उसके बाद आता है जेंटामाइसिन, और उसके बाद आता है मोनोसिव 500 mg और 1 ग्राम mg का जो इंजेक्शन आता है, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में रखना चाहिए। उसके बाद आता है लिग्नोकेन इंजेक्शन 2%, वो भी हमें अपनी क्लिनिक में रखना चाहिए। अगर किसी के स्टिच वगैरह लगाने हैं तो ये इंजेक्शन का यूज़ होता है, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन है ये। तो उसके बाद आता है इंजेक्शन पैरासीटामोल, फीवर पर यूज़ होता है, इसको भी हमें रखना चाहिए अपने साथ। उसके बाद आता है इंजेक्शन मॉक्सिसिलिन, जो मॉक्सीसीवी की हमने टैबलेट की बात करी, उसका इंजेक्शन भी आता है, हमें वो भी इंजेक्शन अपनी क्लिनिक में रखना चाहिए। इसके बाद आपको मैथाल्कोबालामिन इंजेक्शन अपनी क्लिनिक में रखना है, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है एक। अगर किसी पेशेंट को कोई कमज़ोरी वगैरह फील हो रही है तो आप उसको मैथाल्कोबालामिन लगा सकते हो, आपको मैथाल्कोबालामिन भी अपनी शॉप में रखना है। तो उसके बाद आता है डिक्लोफेनिक इंजेक्शन, जो कि एक पेन किलर है, हमें अपनी शॉप में ये रखना चाहिए, बहुत अच्छा इंजेक्शन है पेन किलर के लिए। उसके बाद इंजेक्शन आता है बस्कोगास्ट, जो ये एब्डोमेन पेन होती है उनके लिए ये इंजेक्शन है, पेन किलर है। स्पास जो अब पेट दर्द होती है उनके लिए इंजेक्शन यूज़ होता है। उसके बाद आता है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, 40 mg का इंजेक्शन है, ये एसिडिटी के लिए यूज़ होता है।
तो उसके बाद आता है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। ये अगर किसी की सांस फूलती है तो उसके लिए इंजेक्शन यूज़ होता है, बेटनीसोल स्टीरॉयड है ये। उसके बाद आता है बीटामिथासोन इंजेक्शन, ये भी सेम वर्क करता है, सांस के लिए होता है। उसके बाद आता है डेरिफाइल इंजेक्शन, ये खांसी के लिए इंजेक्शन होता है। उसके बाद इंजेक्शन आता है अमीकासिन 500 mg, ये एंटीबायोटिक होता है इंजेक्शन है। उसके बाद आता है इंजेक्शन एसिलॉक्रेंटिडिन वगैरह जो आता है इंजेक्शन, वो है ये। उसके बाद इंजेक्शन आता है डेका ड्यूराबिन 25 mg, ठीक है, 50 mg आता है, 100 mg आता है डेका ड्यूराबिन। उसके बाद आता है इंजेक्शन एम्पिसिलिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद इंजेक्शन आता है MVI, जो इन्फ्यूज़न में डलता है। अगर किसी पेशेंट को कमज़ोरी वगैरह फील हो रही है तो उसके लिए इंजेक्शन इन्फ्यूज़न में डाल के लगाते हैं। तो आपको ये इंजेक्शन 5-5 अपने शॉप में इम्प्योर रखने हैं, 5 या 10 भी रख सकते हैं आप, जितनी आपको ज़रूरत है। तो इसके बाद आती है कि हाइपरटेंशन की कौन कौन सी टैबलेट रखी जाएगी, कि बीपी बढ़ जाए तो कौन कौन सी टैबलेट हमें यूज़ करनी चाहिए। उसमें आती है एम्लोडाइपेटिनानोल, जो एम्लोमिड 80 आती है, जो एजिनल 80 आती है, एमलॉन्ग 80 आती है, एमलॉन्ग सिंगल आती है, एमलॉन्ग ए आती है, वो हमें टैबलेट यूज़ करनी चाहिए अपनी शॉप में। उसके बाद आती है टेलमीसर्टन 40 mg आती है टैबलेट, 80 mg आती है टेलमीसर्टन आती है, और टेलमीसर्टन विद एम्लोडाइपिन टैबलेट आती है, वो भी हमें यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लिनिक पे। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ एक, अगर आपको बीपी पेशेंट का ज़्यादा है तो उसके लिए हमें एक डाइपिन कैप्सूल भी अपनी क्लिनिक में रखना चाहिए, 5-6 कैप्सूल रखने चाहिए, और स्टेप ही रख लेना चाहिए। 5 mg कैप्सूल आता है, 10 mg कैप्सूल आता है, वो पेशेंट की टंग के नीचे निचोड़ देना चाहिए। उसके बाद आती हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट कैप्सूल, कौन कौन से हमें अपनी क्लिनिक में रखनी चाहिए। उसके फर्स्ट ऑफ ऑल आती है सेट्रियन, सबके माइंड में ये होगा सेट्रियन। उसके बाद आती है माउंटेन एलसी मॉन्टिलकास्ट विद लिवोसेट्रियन, फिर लिवोसेट्रियन सिंगल आती है एक। उसके बाद आती है एक डोरेटाडिन टैबलेट, उसके बाद आती है एक डिफ्लेजाको टैबलेट, उसके बाद आती है एक आइट्रोकॉनजोल कैप्सूल 200 mg, उसके बाद आते हैं अल्बेंडाजोल वगैरह हमें अपनी क्लिनिक में रख लेनी चाहिए, जो एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। तो इसके बाद आता है कि हमें गैस्ट्रोलॉजी के लिए कौन कौन सी टैबलेट और कैप्सूल, एसिडिटी के लिए कौन से टैबलेट और कैप्सूल और सिरप अपनी शॉप में रखनी चाहिए, क्लिनिक में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है DSR कैप्सूल, कोई भी कंपनी का रेबिप्रोजोल जो भी DSR होगा अपनी शॉप में रखना चाहिए, एक 2 बॉक्स रखनी चाहिए। उसके बाद आता है अम्पेरिजोल 20 mg के कैप्सूल आता है। उसके बाद आता है अम्पेरिजोल विद डोम्पेरिडोन कैप्सूल आता है। उसके बाद टैबलेट आती है पेंटाप्राजोल कैप्सूल भी आता है, पेंटाप्राजोल DSR। उसके बाद आता है रेबिप्राजोल टैबलेट भी आती है और कैप्सूल भी आता है। उसके बाद आती है टैबलेट ऑन्डास्टोन, ये वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती है, जब आपको उल्टी वगैरह हो उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद आती है फनर्गन टैबलेट आती है, ये भी उसके लिए यूज़ होती है वॉमिटिंग वगैरह के लिए। इसका इंजेक्शन भी आता है, दोनों ऑन्डास्टोन इंजेक्शन भी आता है और फनर्गन का भी इंजेक्शन आता है। उसके बाद आता है जेनोसिन सिरप जो आता है एसिडिटी के लिए। उसके बाद आता है टैबलेट लोप्रामाइड आती है। उसके बाद आता है स्पोरलैक, ये दोनों डायरिया के लिए, लोप्रामाइड और स्पोरलैक। जो जेनोसिन सिरप है या एसिडिटी के लिए सिरप है। तो उसके बाद जो आता है अल्जल सिरप आता है, डाइजन सिरप आते हैं एसिडिटी के लिए, वो भी आप अपनी शॉप में रख सकते हो। तो उसके बाद आता है हमें कफ कोल्ड टैबलेट कौन कौन सी रखनी चाहिए। उसमें सिरप आते हैं बहुत सारे, जैसे कॉर्क्स वगैरह रखनी चाहिए, बैंड्रल सिरप रखनी चाहिए और सिर्फ कॉर्क्स रखनी चाहिए। उसके बाद कफ कोल्ड टैबलेट, कोई भी कोल्ड हो, जो कोई भी स्नेजी वगैरह होगी, हमें अपनी शॉप में रखना चाहिए। फुल फार्मूला हो गया, हमें अपनी शॉप में रखना चाहिए अगर आप RMP डॉक्टर हो तो। उसके बाद एक ग्लूकोज के लिए जो टैबलेट होती है, अगर आपको शुगर पेशेंट अब मिलता है तो उसके लिए आपको एक टैबलेट आती है GPMSR2, पिल की टैबलेट होती है, सबसे अच्छी टैबलेट है और सस्ती वाली टैबलेट है, आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी क्लिनिक में, ताकि आपका पेशेंट को आराम मिल सके ग्लूकोज से, आपको यूज़ करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में।